हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव मिगलानी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 12th क्लास के बिजनेस स्टडीज़ का। ये हमारा चैप्टर है जिसका नेम है प्लानिंग। सिंपल सी बात, प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग वो हमारे लाइफ का वो एक ऐसा इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसके बिना ना तो आपकी लाइफ चल सकती है, ना मेरी लाइफ, ना ही किसी ऑर्गेनाइजेशन की। इवन द अगर आपको घर से भी निकलना है, सड़क पर भी चलना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, घर का कोई काम करना है, तो हर चीज़ से पहले डेफ़िनेटली हमारे मन में प्लानिंग तो होती ही है। अब उस प्लानिंग को चाहे हम बोलकर करें या मेंटली प्रिपेयर हो जाएं या उस प्लानिंग को हम कहीं पर लिख लें, दैट इज़ ऑल्सो ए प्लानिंग। मतलब कोई भी काम करने से पहले जब हम उस बात के बारे में, उस काम के बारे में ऑलरेडी अपने आप को यहाँ से सेट करते हैं, दैट इज़ द प्लानिंग। अब हम बात करते हैं कि हमारी जो ये बुक है बिजनेस स्टडीज़, मैनेजमेंट का जो ये टॉपिक है प्लानिंग का, उसके अंदर हम ये देख लेते हैं कि प्लानिंग हमारे लिए है क्या। सिंपल सी बात, प्लानिंग अगर मैं आपको सिंपल सी डेफिनेशन दूं मैनेजमेंट के बिहाव पर, तो प्लानिंग मैनेजमेंट का सबसे फर्स्ट फंक्शन होता है, सबसे फर्स्ट फंक्शन। क्योंकि प्लानिंग के अंदर हम ये डिसाइड करते हैं कि हम क्या टारगेट लेकर चल रहे हैं, उस टारगेट को पूरा करने के लिए हमको कौन कौन सा काम करना है। क्योंकि अगर हमारे पास टारगेट नहीं है तो टारगेट के बिना हमारा मैनेजमेंट के अंदर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, इन सभी कामों को करने का भी कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए प्लानिंग के अंदर हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमने क्या काम करना है, कब करना है, किसने करना है और किसके द्वारा किया जाना है। ये सारी बातें हम पहले से ही प्लानिंग में डिसाइड कर लेते हैं। मतलब प्लानिंग क्या है? प्लानिंग रियलिटी के अंदर एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हम एडवांस में ही सेट कर लेते हैं खुद को, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है ये वो काम, कब करना है और इसको किसके द्वारा किया जाएगा। मतलब प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है जिसमें हम एडवांस में सेट कर लेते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि प्लानिंग मैनेजमेंट का फर्स्ट फर्स्ट स्टेप होता है। तो इस स्टेप के बाद क्या आता है? जब हम प्लानिंग कर लेते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं? ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। पर प्लानिंग जो है हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप है। तो आज हम प्लानिंग के ऊपर ही हम बात करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर्स अपने आप के अंदर ही हम आगे जब हमारे आएंगे तो तब हम स्टडी करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग क्या है, स्टाफिंग क्या है, डायरेक्टिंग क्या है और कंट्रोलिंग क्या है। आज हम बात करते हैं सिर्फ प्लानिंग के बारे में। तो हम प्लानिंग का मीनिंग पढ़ने के बाद, डेफिनेशन देखने के बाद हम ये देख लेते हैं कि प्लानिंग के फीचर्स क्या होते हैं। सबसे पहली बात जो मैं आपको भी बोल रहा था कि इट इज ए इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। प्लानिंग करना वास्तव में एक मानसिक प्रक्रिया है। आप अपने दिमाग से अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हो, ये देखते हो कि कब करना है, कैसे करना है, किसके क्या द्वारा किया जाना है। आप उस काम का चाहे आप अपने माइंड में एक लिस्ट प्रिपेयर कर लो, चाहे आप उसको लिख के रख लो कहीं पर, तो डेफिनेटली वो एक बौद्धिक प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है जो आपको दिमाग से करनी ही पड़ती है। चाहे आप फ्यूचर का एक ब्लूप्रिंट रेडी करके रख लेते हो, तो डेफिनेटली जो हमारा प्लानिंग है वो एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। दूसरी बात है सिलेक्शन ऑफ बेस्ट। प्लानिंग से हम क्या करते हैं? सबसे बेस्ट से बेस्ट ऑल्टरनेटिव का सिलेक्शन करते हैं। क्योंकि जब भी हम कोई काम करने लगते हैं तो काम करने के काफी सारे मेथड होते हैं, काफी सारे तरीके होते हैं। तो प्लानिंग क्या करता है? आपको सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव निकाल के देता है, सबसे बेस्ट मेथड हमको निकाल कर देता है। फिर तीसरी बात आती है कि प्लानिंग इज अप्लाइड एवरीवेयर। प्लानिंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ घर में ही या स्कूल में या कॉलेज में अप्लाई होता है। प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको हर जगह एप्लीकेबल करने को मिलेगा। अब चाहे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, चाहे मिडिल लेवल मैनेजमेंट है या लोअर लेवल मैनेजमेंट है, चाहे स्कूल है, चाहे कॉलेज है, चाहे ऑफिस है, चाहे गवर्नमेंट है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट में, हर जगह पे, आपके घर में, आपके दिमाग में, स्टडी करने से पहले, घर से निकलने से पहले प्लानिंग हर जगह पर अप्लाई होता ही होता है। कुछ भी हो जाए, प्लानिंग इज अप्लाइड एवरीवेयर। चौथी बात है, क्या फीचर है प्लानिंग का? प्राइमरी फंक्शन। ये बात हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। प्लानिंग करना हमारा मैनेजमेंट का सबसे पहला फंक्शन होता है, क्योंकि बाकी के फंक्शन इसके बाद ही होते हैं। पांचवी बात, फोरकास्टिंग। प्लानिंग हम क्यों करते हैं? क्योंकि प्लानिंग से हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कल हमने क्या करना है, सेल कितनी करनी है, 1 लाख में 1 साल के अंदर हमारा टारगेट क्या होगा, 1 साल के अंदर हमारे एक्सपेंस कितने हो जाएंगे, 1 साल के अंदर हमारा इनकम क्या होने वाला है। तो ये फोरकास्टिंग पे डिपेंड है। छठी बात, कंटिन्यूस प्रोसेस। प्लानिंग जो है ये कंटिन्यूस होने वाली प्रोसेस है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि आपने आज प्लानिंग कर लिया, आपको कल प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। नो, आपने चाहे ऑर्गेनाइजिंग करनी है वहां पे भी प्लानिंग चाहिए,
लोगों को नौकरी पे लगाना है, मतलब स्टाफिंग करनी है, तब भी प्लानिंग की जरूरत होती है। डायरेक्शन करना है तब भी प्लानिंग की जरूरत है। कंट्रोलिंग करना है तो वहां पे भी प्लानिंग की जरूरत होती है। प्लानिंग आपको हर स्टेप पे करनी पड़ती है। आप जब घर से निकलते हो तो आप कभी नोट करना कि हमको हर एक स्टेप के ऊपर प्लानिंग तो करनी ही होती है। हम एक शहर गए, दूसरे शहर जाने के लिए प्लानिंग, तीसरे शहर जाने के लिए प्लानिंग, एक बुक को पढ़ने के लिए प्लानिंग, अगली बुक को पढ़ने के लिए प्लानिंग, एक एग्जाम के लिए प्लानिंग, नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्लानिंग। तो सारा का सारा जो लाइफ हमारा होता है वो प्लानिंग के ऊपर ही चलता है। तो प्लानिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। सातवीं बात, फ्लेक्सिबल प्लानिंग। फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फ्लेक्सिबल होगा तो आप उसमें जब भी चाहो चेंज कर लोगे। मान लो आज आपने कोई प्लान कर लिया, कल की डेट में मान लो कुछ कंडीशन ऐसी हुई कि हमको प्लान चेंज करना पड़ जाए, तो प्लान चेंज करने लायक होना चाहिए। आठवीं बात, इंटर डिपेंडेंस। प्लानिंग के अंदर जितने भी स्टेप होते हैं, जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, मान लो एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन, मार्केटिंग, मेंटेनेंस, डेवलपमेंट, फाइनेंस का डिपार्टमेंट। तो ये सारे डिपार्टमेंट आपस में रिलेटेड रहते हैं, किसको लेकर? जो हमारा मेन टारगेट है। तो ये सारे के सारे डिपार्टमेंट आपस में भी कनेक्टेड रहते हैं, और हमारा जो फर्म का, हमारी जो कंपनी का जो मेन टारगेट होता है उसके ऊपर भी डिपेंडेंट रहते हैं। मतलब प्लानिंग के अंदर सारे के सारे लोग, सारे के सारे फंक्शनिंग, सारे के सारे डिपार्टमेंट एक मेन टारगेट को लेकर डिपेंडेंट रहते ही हैं। नाइन्थ टॉपिक है हमारा, क्रिएट्स कोऑर्डिनेशन। प्लानिंग जब हो जाती है तो हमारे सारे के सारे बाकी की जगहों पे भी हमारा कोऑर्डिनेशन होना स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का भी कोऑर्डिनेशन प्रोडक्शन के साथ हो जाएगा। ऐसे ही सारे डिपार्टमेंट्स का, सारे लोगों का आपस में कोऑर्डिनेशन हो जाता है। अगर स्कूल में मान लीजिए एक टीचर अगर प्लानिंग ना करे तो क्या पढ़ाएगा क्लास में? उसका बच्चों के साथ कोऑर्डिनेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्या प्रिंसिपल को जवाब देना पड़ जाए कि मैंने क्लास में जाके क्या पढ़ाया? जवाब दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। पर अगर पहले से हमने प्लानिंग कर रखी है तो वो टीचर अपने मैनेजमेंट को, अपने प्रिंसिपल को और बच्चों के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अच्छे से पूरी हो पाती है। इसलिए प्लानिंग कोऑर्डिनेशन भी जनरेट कर देता है। 10वीं बात है, लिमिटेड फैक्टर्स। देखो, कहीं पर भी हम काम करें, एक काम को करने के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। पैसा हमारे पास लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, लेबर लिमिटेड है। प्लानिंग से क्या करते हैं हम? उन फैक्टर्स का जो हमारे पास लिमिटेड होते हैं, हम उनको प्रॉपर यूटिलाइज करना सीखते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति के पास हर चीज अवेलेबल नहीं होती। मनुष्य की सबसे खास बात यही है कि हर मनुष्य के पास, हर व्यक्ति के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। तो प्लानिंग क्या करता है? लिमिटेड रिसोर्सेज को ही मैक्सिमम वे में, मैक्सिमम प्रॉफिटेबल कैसे बनाना है, उसको मैक्सिमम यूटिलाइज कैसे करना है, ये सारा काम किससे होता है? प्लानिंग से ही होता है। तो ये हमारे हुए प्लानिंग के फीचर कह लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए, या प्लानिंग के कह लीजिए कि प्लानिंग की नेचर क्या होती है। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं कि प्लानिंग के एडवांटेजेस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। यहां से हमारे काफी सारी इंपॉर्टेंस निकल कर आएंगी। पहली बात, प्लानिंग का एडवांटेज क्या है? अगर हमने प्लानिंग कर ली, प्लानिंग कहां पर हेल्पफुल हो जाएगा, कहां पे फायदा मिलेगा? ऑर्गेनाइजिंग करने में फायदा मिलने वाला है, स्टाफिंग करने में बेनिफिट मिलेगा, डायरेक्शन करने में बेनिफिट मिलेगा, कंट्रोल करने में भी बेनिफिट हमको मिलने वाला है। इसके अलावा भी काफी सारे एडवांटेजेस जो हमें पढ़ने जा रहे हैं। पहली बात, प्लानिंग से पहला एडवांटेजेस, फोकसिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग होने से क्या होता है? हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव होता है, हमारी फर्म का जो ऑब्जेक्टिव होता है, हम उसके ऊपर अच्छे से फोकस कर पाते हैं, और वो फोकस होते होते हम उसको प्राप्त भी कर लेते हैं, अटेन भी कर लेते हैं। दूसरी बात आती है कि मिनिमाइज अनसर्टेनिटीज। प्लानिंग करने का दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? हम भविष्य में होने वाले लॉसेस का, डिसएडवांटेजेस को मिनिमाइज कर देते हैं। पूरी तरह से खत्म तो नहीं कर सकते, पर हम मिनिमाइज कर देते हैं अनसर्टेनिटीज को, अनिश्चितताओं को। तीसरी बात, बैटरी यूटिलाइजेशन। बैटरी यूटिलाइजेशन किसका? मैन का, लेबर का, कैपिटल का, मनी का, लैंड का, जमीन का, हर चीज का हम बैटरी यूटिलाइज कर पाते हैं। क्योंकि प्लानिंग के अंदर हम पहले डिसाइड कर लेते हैं कि हमने काम कैसे करना है, किससे करवाना है, कौन करेगा, कब करेगा, किसने क्या यूज करना है, किसने क्या नहीं करना है। इसलिए हर चीज का अच्छे से हम यूटिलाइज कर पाते हैं। चौथी बात, इकोनॉमिक इन ऑपरेशन। जब प्लानिंग कर लेते हैं, उसके बाद जब हमारा काम स्टार्ट होता है तो हमको वो सस्ता पड़ता है। क्योंकि आपने कभी भी देखा हो, नोट किया होगा, जब आपको कहीं पर पहुंचना है, किसी शहर में दूसरे शहर में पहुंचना है, अगर आपको रास्ता नहीं पता है तो आपका समय ज्यादा
वेस्ट हो जाता है। अगर हमको टारगेट पहले से पता है, प्लानिंग आपने पहले से की हुई है, आपका समय बचने वाला है, पैसा भी बचने वाला है, तो ऑपरेशंस के अंदर इकोनॉमी आ जाती है, सस्ता पड़ जाता है वो। पांचवी बात, हेल्पफुल इन द कोऑर्डिनेशन। ये बात हमने यहाँ पे भी पढ़ी थी कि कोऑर्डिनेशन बनाने में सभी डिपार्टमेंट्स का आपस में सहयोग होने लगता है, कोऑर्डिनेशन होने लगता है। छठी बात आती है हेल्पफुल इन कंट्रोल। फॉर एग्जांपल, प्लानिंग में मैंने ये फिक्स किया कि मैंने मान लो 5,000 मैंने गाड़ियां बनानी है। लास्ट में जब हमारा साल खत्म हुआ तो मेरी गाड़ियां बनी 4,000। तो कंट्रोलिंग करने में भी पता चल जाएगा, क्योंकि देखो स्टैंडर्ड कितना फिक्स किया था 5,000, प्लानिंग कितने की थी 5,000 की, रिजल्ट कितने का आया 4,000। तो मैं अब चेक कर सकता हूं कि मेरा जो 1,000 का जो डिफरेंस आया है वो किस कारण से आया है। उस डिफरेंस को पता करूंगा, उसके ऊपर कंट्रोल करूंगा ताकि ये गलती दोबारा से रिपीट ना हो। तो प्लानिंग से क्या होता है, कंट्रोलिंग के अंदर भी बेनिफिट होता है। और कंट्रोल काफी सारी चीजों पे हो सकता है, लेबर के ऊपर हो सकता है टाइम वेस्ट कर रही हो, मशीनों के ऊपर हो सकता है वो वेस्ट हो, हमको मशीन नहीं लेकर आनी पड़े। तो काफी सारी चीजों के ऊपर आपका कंट्रोल हो सकता है। कब होगा, जब आपने प्लानिंग अच्छे से की है। फिर साथ ही बात आती है इनकरेजेस क्रिएटिविटी। जब आप प्लानिंग कर लेते हो, प्लानिंग करने के बाद आप सब लोगों को, ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को बता देते हो कि हमने ये काम करना है अगले 10 सालों के अंदर, तो हर व्यक्ति के, हर पर्सन के अंदर से क्रिएटिविटी निकल कर आती है कि मैंने काम नए नए तरीके से कैसे करना है। मान लो मैंने आपको एक टारगेट दे दिया कि आपने एक क्वेश्चन घर से करके लाना है, मैं आपको आंसर नहीं बताता, आप क्या करोगे, उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए 10 तरीके और भी खोज निकालोगे। हो सकता है कि उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप 100 मेथड भी निकाल दो। तो प्लानिंग करने से क्या होता है, क्रिएटिविटी निखर कर आती है। ये हुई हमारे एडवांटेजेस। अब हम बात करते हैं कि प्लानिंग की प्रोसेस क्या होती है। बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, 10 पॉइंट है स्टेप्स के अंदर। आपकी बुक में हो सकता है कि 7 पॉइंट हो, 8 पॉइंट है, बट इट्स ओके। हम प्लानिंग की प्रोसेस को 10 पॉइंट्स में स्टडी करने वाले हैं। पहला पॉइंट है परसेप्शन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। देखो, मान लो मेरे मन में एक टारगेट आया, मेरे मन में एक आया कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट करना है। वो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मैं क्या करूंगा, उस बिजनेस की पहले मैं अवसरों की खोजूंगा कि मेरे बिजनेस को जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, उस बिजनेस को स्टार्ट करने की मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज क्या है, क्या मेरा बिजनेस सक्सेस हो पाएगा, जो काम मैं शुरू करना चाहता हूं वो कितना होगा, कैसे होगा, कब होगा। तो सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज मैं देख लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल, लॉकडाउन के टाइम पर, कोरोना काल के अंदर क्या हुआ, कंपनीज ने देखा कि मास्क और सैनिटाइजर की सेल बहुत हो सकती है, तो उन्होंने प्लानिंग किया होगा, सबसे पहले अपॉर्चुनिटीज को देखा होगा कि हमारा मार्केट के अंदर हमारे लिए क्या अवसर है, हम मार्केट के अंदर अभी क्या सेल कर सकते हैं। हालांकि पास लोगों के पास पैसा नहीं था, नहीं है, फिर भी लोग कम से कम सैनिटाइजर और कम से कम मास्क जरूर खरीदने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उन कंपनीज ने अपॉर्चुनिटीज को पहचाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटीज की परसेप्शन करते हैं, उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, टारगेट को फिक्स करते हैं कि हमारा टारगेट हमारा क्या होने वाला है। दूसरी बात, ऑब्जेक्टिव्स फिक्स करते हैं। जब हम प्लानिंग करते हैं तो फिर हम ऑब्जेक्टिव फिक्स करते हैं कि मैंने क्या टारगेट पूरा करना है, मेरी कंपनी का टारगेट क्या होगा, मुझे फ्रिज बनाना है, स्कूटर बनाना है, कार बनाना है, वट जो भी है। आप अपने यहाँ पे आके अपने ऑब्जेक्टिव फिक्स करते हो, मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, मैं क्या क्या करने वाला हूँ, कैसे करने वाला हूँ, सब आपने ऑब्जेक्टिव को फिक्स करते हो। फिर प्लानिंग लिमिटेशंस। देखो, हमारे पास ना हर चीज लिमिटेड होती है। मान लो आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, पर आपके पास पैसा सिर्फ 10 करोड़ रुपए है। बिजनेस भी आपको स्टेट के अंदर करना है, एक ही राज्य के अंदर करना है। तो प्लानिंग के अंदर आप अभी लिमिटेशन का भी प्लानिंग करोगे, अपनी बाउंड्री का, कि आपको इस बाउंड्री से बाहर जाके काम नहीं करना है। 10 करोड़ से ज्यादा आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास पैसे 10 करोड़ है, स्टेट के अंदर ही काम करना है। तो प्लानिंग क्या करनी है, अभी आपको लिमिटेशंस की भी प्लानिंग आपको कर लेनी होती है, लिमिटेड रिसोर्सेज की लगा लो, वट जो आप करना चाहते हो। फिर आती है मेकिंग ए फोरकास्ट। मेकिंग ए फोरकास्ट का मतलब है कि आप क्या करते हो, फ्यूचर का भी थोड़ा फोरकास्ट करते हो, भविष्यवाणी कर देते हो, क्योंकि आपको फ्यूचर में ये भी पता लगाना पड़ेगा, आने वाले 1 साल के अंदर ये भी पता लगाना पड़ सकता है, ऑलरेडी आपको पता लगाना ही होगा, क्या कहीं गवर्नमेंट तो चेंज नहीं हो जाएगी, कहीं इन्फ्लेशन मतलब महंगाई तो नहीं बढ़ने वाली है, कोई नई कंपनी मेरे कंपटीशन में तो नहीं आ जाएगी, कहीं कुछ ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगा कि मेरा बिजनेस ही नहीं चल पाए। तो आपको पहले से ही सारी की सारी फोरकास्ट भी करके चलनी होती है। फिर क्या करते हैं, सर्च फॉर ऑल्टरनेटिव कोर्सेज। देखो, जब हमने टारगेट फिक्स किया है ना, तो उस टारगेट को पूरा करने के लिए हमारे पास काफी सारे ऑल्टरनेटिव होते हैं। तो हमको सारे के सारे ऑल्टरनेटिव ढूंढने पड़ते हैं यहाँ पर आकर, कि एक काम को करने के अपने पास 5 तरीके हैं। अपने को यहाँ पर क्या करना है, 5 के पांचों तरीकों को खोज लेना है। एक काम को करने के 5 तरीके हो सकते हैं, अपने को यहाँ पांचों के पांचों मेथड खोज लेने हैं। फिर छठी बात आती है इवेल्युएशन ऑफ द ऑल्टरनेटिव। अब हमको क्या करना है, जो हमने 5
तरीके ढूंढे हैं ना, उन पांचों तरीकों का, उन पांचों मेथड का आपस में कंपैरिजन करना है। अब हमको ये देखना है कि कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, किससे टारगेट पूरा हो सकता है, किससे टारगेट हमारा पूरा नहीं हो सकता। हम यहाँ पे इवेल्युएशन करेंगे, पर अभी तक हमने ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट नहीं किया है, सिर्फ इवेल्युएट कर रहे हैं हम, फायदा और नुकसान देख रहे हैं अभी। फायदा और नुकसान देखने के बाद हम क्या करते हैं, सबसे जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा, जो सबसे बेस्ट विकल्प होगा आपके पास, सबसे जो बेस्ट वाला आपके पास मेथड होगा, आप उसको सिलेक्ट कर लेते हो। 7th स्टेप के ऊपर आकर, 8वें स्टेप के ऊपर आकर आपको क्या करना होता है, काफी सारे प्लान भी डिसाइड करने होते हैं। क्योंकि जब आपने टारगेट फिक्स किया तो उस टारगेट को पूरा करने के लिए काफी सारी छोटी छोटी प्रोसेसेस भी फिक्स करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपने एक कार बनानी है। अब कार ऐसे नहीं बन जाएगी, कार तो आपने टारगेट ले लिया, कार बनानी है, पर कार को पूरा करने के लिए छोटे छोटे स्टेप भी आपको लेने पड़ेंगे। टायर मंगवाना पड़ेगा, कहीं से बॉडी लेनी पड़ेगी, कहीं से पेंट लेना पड़ेगा, डिपार्टमेंट बनाने पड़ेंगे, परचेज डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा, सेल डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट, फाइनेंस का डिपार्टमेंट। तो एक टारगेट को पूरा करने के लिए हमको छोटे छोटे प्लान भी बनाने पड़ते हैं। 9th स्टेप के ऊपर आकर हम क्या करते हैं, जो भी हमने प्लान बनाए, जो भी हमने ऑब्जेक्टिव फिक्स किए थे, उसको हम इंप्लीमेंट कर देते हैं। इंप्लीमेंट करने के बाद हम बजट भी बना देते हैं कि हमारा कितना खर्चा होने वाला है, इस टारगेट को पूरा करने से हमारी कितनी इनकम होने वाली है। तो यहां पर आके हम इंप्लीमेंट भी करना स्टार्ट कर देते हैं। 10वीं बात है रिव्यू ऑफ प्लान्स। जो भी हमने प्लान बनाया है अब तक, हमने उसको क्या करना होता है, टाइम से टाइम बार बार उसको चेक भी करना होता है। क्योंकि मान लो मैंने आज काम स्टार्ट किया, 1 महीने के बाद मान लो गवर्नमेंट चेंज हो गई, या कोई गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी बन गई, तो मेरे को अपनी प्लानिंग में चेंज भी करना पड़ सकता है। इसलिए आपको लगातार अपने बनाए हुए प्लानिंग के ऊपर निगरानी रखनी पड़ती है, ताकि अगर कुछ चेंजेस आए तो मैं अपने प्लान भी उसी के अकॉर्डिंग ही चेंज कर दूं। ये हुई हमारी प्लानिंग की प्रोसेस। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम ये दो वर्ड समझ लेते हैं पहले, कि स्टैंडिंग और रिपीटेडली यूज्ड प्लान क्या होते हैं। क्योंकि कुछ प्लान ऐसे होते हैं जो हमारे बार बार रिपीट होते रहते हैं, और कुछ प्लान ऐसे होते हैं जो हमने एक बार बना दिया, बस उसी के ऊपर हमको आगे काम करना होता है। इसलिए मैंने यहाँ पर दो वर्ड लिखे हैं, स्टैंडिंग और रिपीटेडली यूज्ड प्लान। मतलब कुछ प्लान ऐसे हैं जो हमारे बार बार रिपीट होते रहते हैं, इसलिए हम उन प्लान्स को बोलते हैं स्टैंडिंग प्लान्स। फिर सेकंड जो हमारा पार्ट है वो है सिंगल यूज्ड प्लान। हमने किसी स्पेशल पर्पज के लिए प्लान बनाया, वो काम पूरा हो गया, अगली बार हम फिर से नया प्लान बनाते हैं, उसका मोटिव टारगेट हमारा पूरा हो जाता है। तो हमारे दो प्रकार के टॉपिक हैं यहाँ पे, स्टैंडिंग मतलब एक ही बारी प्लान बनाने की जरूरत है, उसके बाद उसी के ऊपर उसी के अकॉर्डिंग हम काम करते रहते हैं रेगुलर। कुछ प्लान ऐसे हैं जो स्पेशल पर्पज में बनते हैं, पर्पस पूरा होता है, अगली बार फिर से प्लान, फिर पर्पस पूरा, फिर से अगली बार प्लान। तो यहाँ पर इन वर्ड्स के बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूँ वो अब हम इसी वीडियो में देखते हैं। तो आपकी बुक में हो सकता है कि ये टॉपिक ऐसा हो सकता है कि ना भी हो, कि एलिमेंट्स क्या होते हैं प्लानिंग के, या कंपोनेंट कह लीजिए, या स्कोप ऑफ प्लानिंग क्या है। सिंपल सी बात, हम यहाँ पर इसी टॉपिक के अंडर में देखने वाले हैं। क्या ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजी, हमारी जो ये दोनों जो टॉपिक हैं, ये ना तो स्टैंडिंग प्लान्स में आते हैं और ना ही ये सिंगल यूज प्लान में आते हैं। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, ये दोनों टॉपिक ना तो स्टैंडिंग प्लान्स में आते हैं, ना सिंगल यूज प्लान में आते हैं। ये वाला टॉपिक 3, 4, 5, 6, ये चारों के चारों टॉपिक किसमें आते हैं, स्टैंडिंग के अंदर। मतलब हम एक बार प्लान बनाते हैं, इन्हीं के ऊपर हम बार बार काम करते रहते हैं। ये वो प्लान है, 7th पॉइंट एंड 8th पॉइंट, ये वो हैं जो हम सिंगल यूज के लिए बनाते हैं। एक बार बनाया, स्पेशल पर्पस था, बनाया, अगली बार हम फिर से नेक्स्ट टाइम फिर से नया तरीके से प्लान बनाते हैं। तो ये हमारे एलिमेंट्स हैं प्लानिंग की कह लीजिए, या टाइप्स ऑफ प्लान का टॉपिक कह लीजिए। तो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सिंपल सी बात, ऑब्जेक्टिव्स आर दोज एंड पॉइंट्स फॉर द अटेनमेंट द ऑल एक्टिविटीज आर डन। ये वो सबसे मेन टारगेट होता है, कह लीजिए फर्म का, कह लीजिए ऑर्गेनाइजेशन का, कह लीजिए हमारा वो सबसे मेन प्लान होता है जिसके लिए हमें सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती हैं। फॉर एग्जांपल, कंपनी ने टारगेट फिक्स किया, कंपनी ने ऑब्जेक्टिव लिया कि अब की बार मेरे को 5000 कारें सेल करनी है, या कंपनी ने टारगेट लिया कि पहले भाई क्वालिटी हमारी बहुत खराब जा रही है प्रोडक्ट की, कंपनी ने अभी टारगेट क्या लिया है कि अपनी क्वालिटी की इंप्रूवमेंट पहले से 50% और भी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। कंप्लेन
पहले जितनी रहती है, पहले 5% कंप्लेन रहती है, अब की बार कंप्लेन हमको 2% के ऊपर लेनी आनी है, कंप्लेन पहले से अब की बार कम होनी चाहिए। मतलब ऑब्जेक्टिव वो प्लान होते हैं जो हमको ये बताते हैं कि जिसके अकॉर्डिंग हमको बाकी की एक्टिविटीज भी पूरी करनी होती है। ये हमारा मेन टारगेट होता है जिसके लिए बाकी की एक्टिविटीज हमको करनी होती है। ऑब्जेक्टिव के अंदर जब हम ऑब्जेक्टिव फिक्स करें तो ऑब्जेक्टिव को पूरा करने का हमें टाइम भी फिक्स करना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव हमको कितना टाइम में पूरा करना है, और उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, कौन पूरा करेगा, कैसे पूरा करेगा, ये सारी बातें ऑब्जेक्टिव के अंदर होनी चाहिए। दूसरा टॉपिक है हमारा स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी हमारे वो प्लान होते हैं जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को फिक्स करते हैं। किसको फिक्स करते हैं? लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को। जब भी हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो हम एक फर्म की, एक ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल एनवायरनमेंट बहुत अच्छे से स्कैन करते हैं, हमारे अंदर का एनवायरनमेंट कैसा है, क्योंकि उसी के बिहाफ पर हमको स्ट्रेटेजी बनानी होती है। पार्टिकुलर कुछ कोर्स एक्शन बनाए जाते हैं, कुछ स्पेशल कोर्स एक्शन बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको मिलिट्री की बात करता हूँ। मिलिट्री में मान लो हमको कहीं पर लड़ाई करने जानी है, तो लड़ाई करने से पहले, किसी भी कंट्री से टक्कर लेने से पहले पहले मुझको मेरी खुद की कंट्री का अंदर का एनवायरनमेंट देखना पड़ेगा। क्या मैं उस कंट्री से लड़ने के लायक भी हूँ या नहीं हूँ, क्या मेरे पास इतना कैपेसिटी, कैपेबिलिटी है, क्या मैं लड़ पाऊंगा कि नहीं लड़ पाऊंगा। तो स्ट्रेटेजी क्या है? स्ट्रेटेजी वो है जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के लिए होता है, पर उससे पहले हम क्या करते हैं, एक फर्म का इंटरनल जो इन्वायरमेंट होता है हम उसको अच्छे से स्कैन करते हैं। ये ओवरऑल बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करता है, स्ट्रेटेजी को कह लीजिए आप। फिर हमारा आता है पॉलिसी। पॉलिसी क्या होता है? पॉलिसी एक जर्नल सी स्टेटमेंट होती है जो एम्प्लॉइज के लिए होती हैं, कंपनी में काम करने वाले लोगों के लिए होती हैं, जिसके ऊपर हमको रेगुलर काम करना होता है, जिसके ऊपर हमको, हमने एक बार पॉलिसी फिक्स कर दी, हमने एक बार मान लो पॉलिसी फिक्स कर दी। क्या पॉलिसी बनाई कि इस साल हमने सिर्फ कैश सेल करनी है। हमने पर्सनल लोगों के लिए सेल पॉलिसी बना दी। क्या पर्सोनल डिपार्टमेंट वालों के लिए भी, जितने भी लोग अब की बार अच्छे से काम करेंगे उनको हम इस तरीके से प्रमोशन देने वाले हैं। या हमने एक पॉलिसी बना दी कि अब की बार हमने इस स्टेट से, इस राज्य से बाहर हमने सेल नहीं करनी है। तो ये पॉलिसी है जिसके ऊपर सभी को काम करना ही होगा, जर्नल सी स्टेटमेंट होती है। फिर बात आती है प्रोसीजर क्या होता है। प्रोसीजर किसी भी काम को करने का एक प्रॉपर एग्जैक्ट वे में एक सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस फिक्स करता है, वो होता है प्रोसीजर। फॉर एग्जांपल, कस्टमर से हमने पैसा वसूल करना है, हमारी एक सीक्वेंस रहेगी उससे पैसा वसूल करने का। मान लो कोई कस्टमर पैसा देने से मना कर जाता है, हम सीक्वेंस फॉलो करेंगे। उसको पहले, सबसे पहले हम ईमेल लिखेंगे या लेटर लिखेंगे। फिर भी अगर वो जवाब नहीं देता है, हम उसको टेलीफोन करेंगे। टेलीफोन का भी अगर जवाब नहीं देता तो हम और किसी मेथड से उससे जाकर मिलने वाले। फिर भी नहीं देगा तो हम कोई और किसी मेथड से उससे पैसा निकलवाने के एफर्ट करेंगे। मतलब किसी भी काम को करने का जो एक प्रोसेस होती है ना, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड द प्रोसीजर। मेथड वो प्लान होते हैं जो किसी काम को करने का एक तरीका बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी काम को करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, पर हमको वो मेथड यूज करना होता है जो कम से कम खर्चा ले, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन दे, मैक्सिमम से मैक्सिमम फायदा दे और कम से कम थकान देने वाला हो। मेथड होता क्या है? हालांकि प्रोसीजर के अंदर काफी सारे स्टेप होते हैं, पर मेथड पूरा का पूरा प्रोसीजर नहीं है। मेथड क्या है? प्रोसीजर के अंदर जितने भी स्टेप होते हैं वो रियलिटी में एक स्टेप के ऊपर काम करने का मेथड बताता है कि हमको किस मेथड के अकॉर्डिंग काम करना है। मेथड क्या बताता है? किसी काम को हमने किस तरीके से करना है, क्योंकि एक काम को करने के काफी सारे मेथड हो सकते हैं, बट हमको सबसे बेस्ट मेथड ही चूज करना होता है ताकि थकान कम से कम हो, खर्चे कम से कम हो, प्रॉफिट मैक्सिमम की ओर जाए। फिर बात आती है रूल्स क्या होते हैं। रूल्स हमको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये बताते हैं कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट नेचर के होते हैं। फॉर एग्जांपल, कंपनी ने रूल बना दिया कि कंपनी के अंदर काम करने के टाइम पर या बिल्डिंग के अंदर कोई भी पर्सन स्मोकिंग नहीं करने वाला है, तो ये कंपनी का रूल है, ये सबको मानना पड़ेगा। अब चाहे कंपनी का ओनर है, टॉप लेवल मैनेजमेंट है, चाहे मिड लेवल है, चाहे कितना भी बड़ा ऑफिसर क्यों ना हो, उसको ये रूल मानना ही पड़ता है, क्योंकि रूल्स कोई जर्नल गाइडलाइंस नहीं होती हैं। पॉलिसी जर्नल गाइडलाइंस होती हैं, पर रूल्स हमको ये बताता है कि किस सिचुएशन के अंदर क्या करना है और क्या नहीं करना है, स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर हमको क्या रूल फॉलो करने हैं। फिर बात आती है प्रोग्राम। ये प्रोग्राम 7वां और 8वां पॉइंट में आपको बता रहा हूं कि ये सिंगल यूज प्लान के अंदर में आता है, प्रोग्राम्स और बजट। प्रोग्राम्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल लेता हूं, उसका सेल्स प्रोग्राम अलग होगा, प्रोडक्शन का प्रोग्राम अलग होगा, ट्रेनिंग का प्रोग्राम अलग होगा, मैनेजमेंट के डेवलपमेंट का प्रोग्राम अलग होगा। तो प्रोग्राम
सिंपल सी बात होती है, किसी काम को करने का एक स्पेशल प्रोग्राम फिक्स किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने सेल करनी है, तो सेल करने के लिए एक प्रोग्राम मेरे को प्रोडक्शन का भी बनाना पड़ेगा, परचेज करने का प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, है ना, फाइनेंस के लिए एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। तो ये सारे प्रोग्राम आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। एक बार जब वो टारगेट पूरा हो गया, सेल मेरी हो गई, उससे रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम मेरे बने थे वो भी पूरे हो जाएंगे। फिर हम नेक्स्ट किसी टारगेट के लिए फिर अगली बार फिर से वो एक नेक्स्ट वाला हम प्रोग्राम बनाते हैं। तो मतलब प्रोग्राम हमको बार बार बनाने पड़ते हैं, हर टारगेट के लिए एक नया प्रोग्राम। इसी तरह से बजट क्या होता है, बजट एक न्यूमेरिकल टर्म्स के अंदर डिजायर रिजल्ट्स को पाने के लिए एक टारगेट हम फिक्स करते हैं। बजट रियलिटी में प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों से रिलेटेड होता है। जब आप बजट को बनाते हो, बजट के अंदर क्या होता है, कितना एक्सपेंस होगा, कितनी इनकम होने वाली है, आपका फ्यूचर में कितना रॉ मटेरियल यूज होगा, कितनी लेबर चाहिए, ये सारा बजट के अंदर होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं। बजट जब आप बनाते हो तब वो प्लानिंग के अंडर में आता है। जब आप काम करना शुरू करते हो, दैट इज कंट्रोलिंग ऑफ ए बजट। क्योंकि आप बजट के ऊपर जब काम करना स्टार्ट करते हो तो समझ लो कि आप पीछे की ओर देखकर फिर आगे काम कर रहे हो। तब हम स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये भी कंपैरिजन करते हैं कि हमारा बजट के अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तब वो बजट हमारा कंट्रोलिंग के अंडर में आ जाता है। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ टाइप्स ऑफ प्लान, या कह लीजिए कंपोनेंट्स, एलिमेंट्स, स्कोप ऑफ प्लानिंग, या इस टॉपिक के अंडर में आप इस टॉपिक को डाल लीजिए, बात एक ही है। आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन किसी भी वे में आ सकता है। अब बात आती है कि प्लानिंग की क्या लिमिटेशंस होती हैं, प्लानिंग की क्या कमियां हैं। सिंपल सी बात मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, प्लानिंग हम फ्यूचर के लिए करते हैं, और फ्यूचर कभी भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, भविष्यवाणी नहीं कर सकते हो। तो पहली बात, अनरिलायबल फोरकास्टिंग। प्लानिंग जब भी हम करते हैं तो भविष्य के ऊपर हम हमेशा विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि भविष्य कभी भी कुछ भी किसी भी तरीके से बदल सकता है। आपने आज प्लानिंग की, मान लो कि हमने सेल करनी है, हो सकता है कल की डेट में कुछ भी हो जाए। मार्च में बहुत सारे स्कूल्स ने, कॉलेजेस ने प्लानिंग किया था, हम अप्रैल में ये करेंगे, मई में ये करेंगे, जून में ये प्रोग्राम करेंगे। ये प्लानिंग सबने प्लानिंग की थी मार्च के अंदर, बहुत अच्छे से प्लानिंग की। क्या हुआ, लॉकडाउन हुआ, कोरोना वायरस की वजह से सब की सब प्लानिंग फेल हो गई। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग जो हमारी होती है वो अनरिलायबल फोरकास्टिंग होती है, उसके ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, रिस्ट्रिक्शन ऑन क्रिएटिविटी। प्लानिंग के अंदर हम पहले से फिक्स कर देते हैं किसने क्या करना है और किसने क्या नहीं करना। कभी कभी ये लोगों की सोचने की, समझने की और काम करने की क्षमता को खत्म कर देता है, और लोगों के अंदर से क्रिएटिविटी ही नहीं निकल कर आती है, क्योंकि उनको ये लगता है कि भाई पहले से मुझे पता है कि क्या करना है, इसलिए वो बंदा वैसे ही काम करता रहता है, क्रिएटिविटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। तीसरी बात आती है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है। प्लानिंग कभी कभी अब जब करते हो ना, तो प्लानिंग को चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, और लगभग सभी लोग वैसे ही काम करना स्टार्ट कर देते हैं, और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है, क्योंकि हम कभी कभी जो प्लान फिक्स करते हैं वो चेंज करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, एक्सपेंसिव होता है। प्लानिंग करने के टाइम में बहुत सारा खर्चा आता है, क्योंकि कभी कभी अगर मैं कंपनी की बात करूं, कंपनी में प्लानिंग किस वे में होती है, प्रमोशन स्टेज से होती है। प्रमोशन के अंदर प्रमोटर लोग होते हैं, जब कंपनी के बारे में सोचते हैं, कंपनी कैसे बनेगी, कंपनी के अंदर कैसे पैसा आएगा, तो वहां पर वो खर्चा बहुत ज्यादा होता है। पांचवा है बेस्ट ऑल्टरनेटिव, को चूज करना बहुत मुश्किल है। प्लानिंग के अंदर आप कर रहे हो प्लानिंग, ठीक है, तो बट सबसे बेस्ट से बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज करना सबसे मुश्किल काम होता है। छठी बात आती है इफेक्टिव बाय द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। प्लानिंग आपने एक ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल इन्वायरमेंट देख के तो कर लिया, पर प्लानिंग आपने की तो फ्यूचर के बाहर के इन्वायरमेंट की वजह से आपकी प्लानिंग फेल भी हो सकती है। क्योंकि बाहर क्या है, गवर्नमेंट बदल सकती है, बाहर क्या है, फैशन में चेंज हो सकता है, बाहर क्या है, टेक्नोलॉजी में चेंज हो सकता है, तो उसकी वजह से आपकी प्लानिंग इफेक्ट हो जाती है, आप फेल भी हो सकते हो। साथ ही बात आती है एडिकेट मेंटल एबिलिटी। जिस भी पर्सन ने प्लानिंग करनी है उसको अच्छी मेंटल एबिलिटी होनी चाहिए, सोचने की, समझने की, काम करने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। ब्लूप्रिंट रेडी करना उसको अच्छे से आना चाहिए, आसपास की सारी इंफॉर्मेशन उसके पास होनी चाहिए, तभी वो अच्छे से प्लानिंग कर सकता है। आठवीं बात आती है प्रोटेस्ट ऑफ चेंज इन प्लान। प्लान आपने बना लिया, कल की डेट पे मान लो आपको प्लान चेंज करना पड़ता है, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लोग कभी कभी उस चेंज होने वाले प्लान का विरोध करते हैं, क्योंकि इंसान का स्वभाव है, जब भी कुछ परिवर्तन आता है तो परिवर्तन का इंसान क्या करता है, विरोध करता है। इसलिए प्लानिंग के अंदर जब भी चेंज करने की जरूरत पड़ती है उसका हम विरोध करते हैं। तो अब बात आती है कि इस प्लानिंग की जो लिमिटेशन है इससे हम बाहर कैसे निकलें। तो बाहर कैसे निकलने का पहला तरीका तो है कि जब भी हमने कोई डाटा कलेक्ट करना है, वो डाटा हमारा प्रॉपर कहीं ना कहीं अच्छे रिसोर्सेज से, कहीं से प्रॉपर यूज, अच्छी जगह से कलेक्ट होना चाहिए, ताकि हम अच्छे से उसके अकॉर्डिंग काम कर सकें। एडिक्वेट रिसोर्स हमारे पास होना चाहिए जहां से अपने को डाटा कलेक्ट करना है। दूसरी बात, आपको फॉलो करना पड़ेगा MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। जब भी आपने प्लानिंग फिक्स की,
प्लानिंग के बारे में आप अपने कर्मचारियों को, नीचे वाले डिपार्टमेंट को, सबको बता दो कि हमारी कंपनी का टारगेट ये है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट ये है। उनको बता देने से क्या होगा, उनको लगेगा कि मेरी कंपनी मुझे अपना समझती है, वो हर काम में इन्वॉल्व हो जाएंगे, मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे, हर काम को अपना समझ के करना शुरू करते हैं। तो इसको बोलते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। सभी को इन्वॉल्व करना स्टार्ट करो। तीसरी बात आती है कि हमको जो भी डिसीजन लेने होते हैं बहुत केयरफुल लेने होते हैं, केयरफुल डिसीजन लेते हैं। फिर होती है कि हमको प्लानिंग करते हुए क्या करना है, एक्सपर्ट की हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि हम कभी कभी सोचते हैं कि मैं ही सारी प्लानिंग कर लूँ, पर हम फेल भी हो जाते हैं। हमको एक्सपर्ट की हेल्प ले लेनी चाहिए। फिर बात आती है कि हमको क्या करना चाहिए, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को बहुत अच्छे से स्टडी कर लेना चाहिए। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को क्या करना चाहिए, अच्छी तरह से स्टडी कर लेना चाहिए। प्लानिंग सिंपल बनानी चाहिए और बिल्कुल क्लैरिफाइड वे में होनी चाहिए। जो भी अपने प्लानिंग की है, चाहे रिटर्न में की है, हर किसी को पता होना चाहिए, हर किसी की समझ में आ जानी चाहिए। हर वो व्यक्ति जो आपकी कंपनी में काम करता है, हर किसी को उसके बारे में बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए कि हमने काम करना क्या है। तो बिल्कुल क्लैरिफाई वे में होना चाहिए। जो भी आप प्लानिंग करो उसके ऊपर वो लोग ट्रस्ट कर पाए। जो भी प्लानिंग आप करो वो काम पूरा होने लायक भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के प्लान कर लिया, पता चला कि आपकी लिमिटेशन के अंदर ही नहीं है। हमने प्लानिंग कर ली कि हमने 20 करोड़ की सेल करनी है, पता चला कि हमारे पास पैसा ही 5 करोड़ है, तो आप कहाँ से सेल कर पाओगे। तो आपको प्लानिंग करने से अच्छी तरीके से प्लानिंग कैसे करनी है, तो ये टॉपिक भी मैंने आपको बता दिया है। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा है, टाइप्स ऑफ प्लान क्या होता है, देन लिमिटेशंस, और इस लिमिटेशन से हमने बाहर कैसे निकलना है। तो इस वीडियो के साथ हमारा ये प्लानिंग का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तो यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।